नमस्कार जी, मैं नरेंद्र खारोल। आज आपके बीच में हमारा जो पिछला पाठ चल रहा था कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ नंबर 2 मानव तंत्र, उसमें से जो आज हम तंत्र पढ़ाने के लिए आपके बीच में आए, वो पढ़ाने के लिए आए एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण तंत्र जनन तंत्र के बारे में चर्चा करने के लिए आए। इससे पहले हमने हमारी बॉडी के 4 तंत्रों के बारे में डिबेट डिस्कशन जो किताब में लिखा था वो हम आपके बीच में चर्चा कर चुके थे। पढ़ा हमने पाचन तंत्र के बारे में, पढ़ा हमने श्वसन तंत्र के बारे में, पढ़ा हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में और पढ़ा हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज हम किसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए आए? जनन तंत्र के बारे में। जितनी भी मतलब जो भैया बहन यहाँ पर पढ़ते हैं पूरी 10वीं कक्षा के अंदर राजस्थान के अंदर, उन सारों को इस समय ये जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो इस जानकारी को सही दृष्टिकोण से, सही नजर से, सही चश्मे से देखना जरूरी होता है। जब हमारा नजरिया ढंगा हो जाता है तो इसमें से क्या बढ़िया जानकारी मिलती है। तो बहुत सी बार क्या होता है, ऐसे पाठों को पढ़ाने से पहले कि मैंने खूब बार जैसे कोई दूसरा पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो भी बच्चे क्या करते हैं, नरजनन तंत्र के या मादा तंत्र के चित्रों को बीच बीच में देखते रहते हैं। तो उनके बीच में अजीबोगरीब उत्सुकताएं रहती हैं। तो ऐसी उत्सुकताएं शायद उसी यौवनालय के कारण, उम्र के कारण रहती होगी, लेकिन ऐसी उत्सुकताओं के बीच में एक चश्मा चेंज करके, एक नजरिया बदल करके हम आपके बीच में पढ़ाने के लिए आएंगे। किस नजर से अगर देखें तो हमें अटपटे से नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम जनन का मतलब जानते हैं और जनन के बाद उसमें यौवनारंभ में भैयाओं में, बहनों में, लड़कों में, लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं वो तो हम अभी आपको बता देते हैं जो मैंने पीछे की तरफ लिखा है। उसके बाद हमारा पढ़ेंगे हम नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र और आज इस टॉपिक को पूरा का पूरा हम खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए जनन। देखिए जीव द्वारा अपने जैसी संतानें जो उत्पन्न करना है वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगर जनन नहीं होगा, बात समझिए, जनन नहीं होगा, कोई भी प्रजाति ले लीजिए, प्रजाति अगर मानव ले लीजिए, मानव अगर अपने जैसी संतानें उत्पन्न नहीं करेगा तो ये होगा कि अगले 100 साल के अंदर पूरी मानव प्रजाति इस वर्ल्ड में अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। कोई सी भी छोटी मोटी प्रजाति ले लीजिए, अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक चीज यहाँ पर लिखी भी है, क्या लिखी है? जनन की आवश्यकता का कारण क्या है, जनन क्यों जरूरी है? जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करेगा। अगर वो अपना अस्तित्व मतलब अस्तित्व ही नहीं बना रहेगा अगर वो जनन नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अपने जैसे संतानें उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और अपने अस्तित्व के लिए जनन का होना जरूरी है। अब मानव के अंदर जो जनन के 2 प्रकार होते हैं, तो आपने पूरा टॉपिक है नहीं हमारे पास ऐसा, ठीक है, बाकी हम पढ़ते हैं। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। एक जिसमें एकला जीव ही अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसको अलैंगिक जनन बोल सकते हैं, ठीक है, कोई एक जीव बोल सकते हैं, ऐसा अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। और एक होता है लैंगिक जनन। क्योंकि हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो सिस्टम पढ़ रहे हैं मानव का, ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, मानव तंत्र पढ़ रहे हैं। तो मानव तंत्र में हमको जिस का मतलब पढ़ना है का मतलब मानव में कौन सा जनन पाया जाता है उसकी पर चर्चा करते हैं। तो मानव में क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है, इसका मतलब है कि जो 2 युग्मक बनेंगे वो 2 युग्मक अलग अलग शरीर में बनेंगे। जो नर में जो युग्मक बनता है उसकी जानकारी पढ़ेंगे भी, आगे जानकारी भी लेंगे जब नरजनन तंत्र पढ़ेंगे। तो हमारे अंदर जो नर युग्मक बनता है वो शुक्राणु बनता है। ये शुक्राणु क्या है? एक आदि कोशिका समझ सकते हो सिंपल भाषा के अंदर, जो नया जीव नहीं बना सकती है, ठीक है। और एक मादा युग्मक के रूप में जो मां में बनता है वो क्या कहलाता है? अंडाणु। मैंने जो चश्मा चेंज किया है, चश्मा चेंज करेंगे। चश्मा चेंज करने का मतलब ये है कि नरजनन तंत्र को मैं कभी पढ़ाता रहा हूँ कक्षा के दौरान, तो मैं उसको नरजनन तंत्र ना बोल करके हमेशा पिता जनन तंत्र बोलता रहा हूँ, ठीक है। और मैं मादा जनन तंत्र को कभी मादा जनन तंत्र ना बोल करके, महिला जनन तंत्र ना बोल करके उसको मां जनन तंत्र बोलता रहा हूँ। जिसके कारण क्या होता है कि सामने बैठने वाले सबका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। तो मादा युग्मक के रूप में क्या बनता है? अंडाणु। और नर युग्मक के रूप में क्या बनता है? शुक्राणु। कहने का मतलब मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब क्या होता है हमारे अंदर क्या होता है कि विशेष अवधि होती है बचपन में, ठीक है, जब थोड़े बड़े होते हैं 10, 12, 15 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो एक विशेष अवधि होती है। उस अवधि में क्या होता है, तो जनन कोशिकाएं जो होती है, जनन उत्तक जो होते हैं वो परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं और उनके परिपक्व होने से हमारे ऊपर कोई परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो वो जो विशेष अवधि होती है उस विशेष अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। तो ये देखिए किताब में इधर भी लिखा भी है कि यौवनारंभ किसे कहेंगे। बोर्ड का शानदार प्रश्न भी हो सकता है। अब यौवनारंभ का अर्थ बताइए। तो यौवनारंभ क्या है? वह विशेष अवधि जिसमें लैंगिक जनन हेतु उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास होता है, यौवनारंभ कहलाती है। तो एक अवधि होती है जिसके अंदर क्या होता है? जनन कोशिकाएं, जनन उत्तक। जनन कोशिकाएं कौन सी? अब माना कि नर जनन कोशिका के अंदर कोई जनन कोशिकाएं हैं तो वो बनाना लग जाएगी शुक्राणु, बनाने लग जाएगी हार्मोन्स, इसको पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाले। और मादा जनन कोशिकाओं में क्या बनने लग जाएगी? या तो अंडाणु बनने लग जाएंगे या माँ के अंदर बनने वाले जो हार्मोन्स है वो हार्मोन बनने लग जाएंगे। तो वो जो अवधि होती है, जिस अवधि में ऐसा शुरू होते हैं, ठीक है, अंडाणु का बनना, शुक्राणु का बनना या हार्मोन्सों का बनना, तो उस विशेष अवधि को क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। अब यौवनारंभ में लड़कों में, भैयाओं के अंदर, या वो यौवनारंभ में लड़कियों में होने वाले
लक्षण क्या है, वो लक्षण आपको ये इसमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, लड़कों के अंदर 13 से 15 वर्ष की उम्र में यौन आरंभ शुरू होता है, और लड़कियों के अंदर जो लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में क्या होता है, यौन आरंभ शुरू होता है। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, खूब सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि भाई आपका ब्याह शादी करवाइए आप लड़के लड़कियों का, तो शादी कराते समय उनकी उम्र में गैप रखा जाता है। लड़का 21 का चाहिए, लड़की 18 की चाहिए कानूनी रूप से शादी करवाने के लिए। तो 21-18 के बीच में गैप इसलिए रखते हैं, गैप का कारण समझ लीजिए, ये परिपक्वता, ये देख लीजिए जन्म तक लड़कों में कब परिपक्व होता है, किस उम्र में, और इसमें कब परिपक्व होता है। ये तो एक जानकारी मिल रही है हमको ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो लड़कों में होने वाले यौन आरंभ में जो परिवर्तन है, उन परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन होंगे जनन कोशिकाओं के विकसित होने के कारण, ये परिवर्तन होंगे जब यौन आरंभ चालू होता है तो उस समय बनने वाले हार्मोनों के कारण। तो क्या परिवर्तन होते हैं, बोर्ड में प्रश्न आ गया भाई, लड़कों में होने वाले यौन आरंभ में होने वाले लक्षण बताइए, परिवर्तन बताइए। ये परिवर्तन मैंने लिख करके हम आपके सामने बोल रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज भी कभी ना कभी क्या रहे होंगे, यौन आरंभ के समय में आए होंगे। तो यह परिवर्तन सब मानव के अंदर आता है, यूनिक केवल अकेले हमारे में अंदर आया, किसी और मानव में नहीं आ रहा। तो जितने भी प्रकृति के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आदमी हैं, जितने भी यौन आरंभ से गुजरे हैं, तो यौन आरंभ के अंदर ये परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। उनकी आवाज क्या होती है, बारीक। ये उनके पीछे का मूल कारण होता है, इस उम्र में उसके अंदर हार्मोन बनते हैं। कौन से हार्मोन बनते हैं, जब हम आगे जाकर के नर जनन तंत्र या पर चर्चा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आवाज भारी होती है यौन आरंभ में, दाढ़ी मुंह आ जाती है, दाढ़ी मुंह आने का कारण का पीछे के भी हार्मोन होते हैं, तो दाढ़ी मुंह आने लग जाती है, लड़कों में होने वाले परिवर्तन ही। और कांप या जननांगों के क्षेत्र में बाल आने लग जाते हैं, तो ये जगह दाढ़ी मुंह आना, त्वचा तेजी हो जाती है। प्रश्न आया, यौन आरंभ के समय लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए, कोई 4 परिवर्तन लिखिए। तो 2 परिवर्तन 4 परिवर्तन आपको क्या ध्यान रखेगा, आवाज भारी होती है, या दाढ़ी मुंह आती है, या कान हुए जननांग के क्षेत्र में बाल आने लग जाते हैं, या त्वचा का तेजी हो जाती है। ये क्या है, लड़कों में यौन आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन है। ये परिवर्तन हमारे में भी होंगे, जो दुनिया में प्रकृति के अंदर आया है, जैसे अंदर जनन उत्तक विकसित हो रहे हैं, जो जनन कर सकता है, जो अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है, उनके अंदर यौन आरंभ में ये परिवर्तन आएंगे आएंगे। अगर यौन आरंभ के समय में ये परिवर्तन नहीं आ रहे तो समझ लीजिए कि वो अपनी आगे क्या कर सकता, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसके अंदर ये परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, जनन उत्तक जनन कोशिकाएं विकसित नहीं हुई है। आगे की तरफ देखें तो बहनों में होने वाले परिवर्तन क्या है, बहनों में होने वाले परिवर्तन क्या है। पहले तो यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों में, बहनों में हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, स्तनों का विकास होता है, ये विशिष्ट परिवर्तन होता है, ठीक है। आवाज पतली होती है, इधर आवाज मोटी होती है, स्तनों का विकास का ध्यान रखना है। त्वचा का तेलीय होना, दोनों तरफ हो रहा है, त्वचा तेलीय हो जाती है, ठीक है। जननांग क्षेत्र में बाल आना, भले वो लड़के होंगे तो भी आएंगे, लड़कियां होंगे तो भी आएंगे, लेकिन आवाज पतली होना, स्तनों का विकास होना, ठीक है, और रजोधर्म का शुरू होना, ये प्रत्येक माँ के लक्षण है, जो माँ बन सकते हैं। जिनमें जिन बहनों में, जिन लड़कियों में क्या होता है, जिन लड़कियों के अंदर मतलब ये जनन उत्तक जनन कोशिकाएं विकसित होना शुरू हो जाती है, तो उनमें ये परिवर्तन होंगे। अगर ये परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, तो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने में वो असमर्थ होंगे। और ये क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर जनन उत्तक जनन कोशिकाएं विकसित होगी, उनके अंदर मादा के अंदर हार्मोन बढ़ेंगे। ये देख लीजिए, रजोधर्म क्या है, प्रत्येक माँ का मातृत्व लक्षण है, जो माँ बन सकता है, रजोधर्म पहला, ठीक है। स्तनों का विकास ध्यान में आ ही जाएगा, आवाज बदली होना, त्वचा का तेजी होना, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, रजोधर्म का शुरू होना, ये क्या है, लड़कियों में होने वाले यौन आरंभ के समय परिवर्तन है। अब हमने क्या देखा है कि लड़कों में यौन आरंभ के दौरान इस बोर्ड से या इस बीच में लिख रखा है, उसे हमें सबसे बड़ी जानकारी क्या मिल रही है कि लड़कों में यौन आरंभ के समय कौन से परिवर्तन होंगे, ठीक है। लड़कियों में यौन आरंभ के समय कौन से परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन होंगे जो दुनिया की कोई भी माँ हो, भले हमारी माँ हो, दुनिया की कोई भी माँ हो, तो उनके अंदर जब वो इस उम्र में रहे होंगे, उसमें स्वाभाविक परिवर्तन है, स्वाभाविक परिवर्तन है, नेचुरल परिवर्तन है। इनको अलग नजरिए से, अलग दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र। चलिए अब पढ़ते हैं नर जनन तंत्र। हमने आपके सामने ये नर जनन तंत्र का चित्र बना रखा है। नर जनन तंत्र को हम जिस तस्वीर से देखते हैं, मतलब पिता जनन तंत्र का चित्र बना रखा है। दुनिया में जो भी नर्स हैं, ठीक है, मतलब ये सिस्टम है, इसके अंदर जनन कोशिकाएं जनन उत्तक परिपक्व होंगे। तो नर जनन तंत्र के बारे में, या नर जनन तंत्र कोई भी तंत्र बनता है अंगों से बनता है। तो नर जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है, इसको प्राथमिक लैंगिक अंग और एक द्वितीयक लैंगिक अंग। तो नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है, उनकी पीछे का शानदार प्रश्न है। तो नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो वृषण होता है, टेस्टिस होता है। अब आप समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है पूरे नर जनन तंत्र का, पिता जनन तंत्र का, ठीक है, तो नर जनन पिता जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई तंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कोई है, तो वो अंग कौन सा है जी, वृषण है। इस वृषण का कार्य क्या है, इस वृषण का कार्य क्या है, ये महत्वपूर्ण अंग क्यों है,
क्योंकि ये जो वृषण होते हैं, ये रहे वृषण, देखिए ये जो वृषण होते हैं ये क्या करते हैं, उसके अंदर खूब सारी शुक्रजनन कोशिकाएं होती है। शुक्रजनन कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। कुल मिलाकर के एक तो वृषण का काम है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। हम कभी दुनिया में अस्तित्व में कब आए होंगे, हम अपने माँ के गर्भ के अंदर 8-9 महीना पले हैं। 8-9 महीना पलने से पहले हम क्या थे, हम कहाँ थे, हम सबसे पहले एक शुक्राणु के रूप में कहीं ना कहीं बने होंगे। तो शुक्राणु के रूप में दुनिया में जो भी जन्म लेता है, वो जन्म लेने वाला हर आदमी कभी ना कभी शुक्राणु के फॉर्म में आता है, शुक्राणु के फॉर्म में होता है, शुक्राणु के रूप में बनते ही बनता है। तो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण करता है, एक जानकारी दिए। दूसरा ये क्या करता है, केवल और केवल शुक्राणु का निर्माण ही नहीं करता है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, यौवन आरंभ के समय लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं, तो लड़कों में जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए कुछ हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी काम करते हैं। इसी पाठ के अंदर हमें अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे और अंतःस्रावी तंत्र के कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो उस अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक ग्रंथि हमको और पढ़नी पड़ेगी, और वो ग्रंथि कौन सी होगी, वृषण। तो वृषण के दो काम है, दोनों काम आप ध्यान में रखिए। नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण करता है और अंतःस्रावी तंत्र के रूप में, ग्रंथि के रूप में काम करके वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो क्या करता है, लड़कों में यौन आरंभ के समय जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको पहला जानकारी, पिता जनन तंत्र या नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, वृषण। ठीक है जी, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, वृषण। वृषण का काम क्या है, दो काम में से पहला काम क्या है, नर युग्मक के रूप में वो शुक्राणु स्पर्म बनाने का निर्माण करता है। उसके अंदर असंख्य शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं, वो शुक्रजनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में अस्तित्व के अंदर है, जैसे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, तो वो कभी ना कभी किसी न किसी समय, ठीक है, कभी ना कभी किसी न किसी समय अपने पिता के वृषण में शुक्राणु के रूप में रहा चुका होगा। ये आपको जानकारी होती है। दूसरा, हर लड़कों के अंदर कोई दाढ़ी मूंछें आ रही है, आवाज मोटी हो रही है, ठीक है, कोई जनांग क्षेत्रों में बाल आ रहे हैं, त्वचा तेली हो रही है, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है, जो वृषण के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं उसी के कारण वो लक्षण प्रकट होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बढ़ेगा तो वो लक्षण प्रकट नहीं होंगे। ये तो वैसे का। उसके बाद द्वितीय लैंगिक अंग कौन से जो उसकी थोड़ी सहायता करेंगे, मुख्य प्राथमिक लैंगिक अंग तो क्या, वृषण सबसे इंपोर्टेंट अंग ये वृषण है। अगर कोई आपको पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके वृषण के बारे में लिखिए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके वृषण के बारे में ही ज्यादा पूछा जाएगा। तो द्वितीय लैंगिक अंग कौन कौन से हैं जो इसमें थोड़ा और मदद करेंगे, वो है एक तो वृषण कोश, दूसरा शुक्रवाली, तीसरा शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिश्न। ये जो जानकारियां हैं ये द्वितीय लैंगिक अंगों के अंदर आ रही है। तो चलिए वृषण कोश के बारे में क्या है, वृषण कोश के बारे में क्या होता है, वृषण कोश के बारे में क्या होता है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर शुक्राणु का उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं, ये जो वृषण कोश होते हैं, वृषण कोश ये हमारे शरीर से बाहर होते हैं, और इन्हीं वृषण कोश के अंदर वृषण स्थित होते हैं। ये शरीर से बाहर स्थित होकर क्या करते हैं, तापमान कंट्रोल करते हैं। शरीर के ताप से कम ताप पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को बनने के लिए, शुक्राणु को बनने के लिए। तो ये क्या करते हैं, वृषण कोश शरीर से बाहर होते हैं और शरीर से कम तापमान को बनाए रखते हैं, मतलब तापमान नियत करते हैं। और जो वृषण कोश के अंदर ही कौन स्थित होता है, वृषण स्थित होते हैं। ये जानकारी आपको मिल गई है, वृषण कोश के बारे में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या है, शुक्राणु कहां बने, वृषण के अंदर बने। किन्होंने बनाए, उसके अंदर पाई जाने वाली शुक्र जनन कोशिका ने बनाए। और क्या बन गया, शुक्राणु बनने के पश्चात वो कहां जाएंगे, शुक्रवाहिनी से होते हुए हम कभी ना कभी शुक्राणु के रूप में बने होंगे, और शुक्राणु के रूप में बन करके शुक्रवाहिनी के माध्यम से हम कहां गए होंगे, शुक्रवाहिनी के माध्यम से हम शुक्राशय के अंदर गए होंगे। ये शुक्रवाहिनी क्या है, शुक्रवाहिनी एक लंबी सी नली है जो क्या करती है, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और जानकारी आपको चाहिए कि आपका क्या करता है कि पहले जमाने में क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं साहब जी, जब कि लेडीज का ऑपरेशन करते हैं, जेंट्स का ऑपरेशन करते हैं। तो अगर कोई माना कि जेंट्स का ऑपरेशन करते हैं, पिता का ऑपरेशन किया करें या नर का ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन के अंदर इस नली को काटा जाता है, इसको काटा जाता है मतलब शुक्रवाहिनी को काटा जाता है। ये शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है ऑपरेशन करने में, ये सीधा जाता है। शुक्रवाहिनी का काम क्या है, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का। ये फिर आता है शुक्राशय। ठीक है, प्रश्न आ जाता है साहब जी, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि पर प्रकाश डालिए। शुक्राशय क्या है, शुक्राशय एक तो शुक्राणु को एकत्रित करता है, दूसरा यहाँ पर
पर वो क्या बनाता है, तरल पदार्थ इसके अंदर मिलकर के वीर्य का निर्माण करता है, और वो तरल पदार्थ फिर शुक्राणु को ऊर्जा ऐसा चीज ऊर्जा और भोजन या पोषक प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के ये तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है और शुक्राणु को संग्रह का काम करता है। कौन काम करता है? शुक्राशय। अगर जिस अंगों के बारे में पूछा जाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके किन्हीं अंगों के बारे में पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा वृषण, जिसके दो कामों को जानकारी में, या पूछा जाएगा वृषण कोष के बारे में, या पूछा जाएगा शुक्रवाणी के बारे में, या पूछा जाएगा शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। तो आप देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, ये भी क्या करती है, अपना स्त्रावण जो है वो कहाँ देती है, मतलब शुक्राणु को देती है। इसमें क्या होता है जी, उसको पोषण मिलता है और इसके साथ साथ में क्या मिलता है जी, मतलब उसको भोजन मिलता है तरल पदार्थ के रूप में और पोषण मिलने का काम करता है। इसके बाद का जो भाग है वो मूत्र मार्ग और शिशन के अंदर जानकारी में आता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पिता जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के अंदर जो मूत्र मार्ग और शिशन में कोई ज्यादा चीज नहीं है कि जो शुक्रवाणी जो शुक्राशय लेकर के शुक्राणु लेकर के आ रही है, या मूत्रवाणी जो मूत्र लेकर के आ रही है, दोनों का मार्ग जो होता है वो उभय मार्ग होता है, और उसी के माध्यम से वो फिर बाहर की तरफ निकलने का काम करते हैं। ये एक बेलनाकार एक ऐसा अंग होता है जो साथ साथ में मूत्र का उत्सर्जन करने के साथ साथ क्या करता है, शुक्राणुओं को मां के योनि में स्थापित करने का काम भी अगर कोई करता है, नचुनवान का काम करता है, तो वो शिशन करता है। अगर आपको माना कि इसके बारे में पूछ लिया जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि जनाब आप ठीक है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और चित्र बना करके आप लोग या तो वृषण का काम लिखो, या वृषण कोष का काम लिखो, या शुक्रवाणी का काम लिखो, या शुक्राशय का काम लिखो, या प्रोस्टेट ग्रंथि का काम लिखो। मूत्र मार्ग इसके बारे में मुझे लगता है कि परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका बोर्ड में पूछा गया, तो आप क्या लिखोगे, ये स्त्रावण बनाते हैं, ये स्त्राव शुक्राणु में मिलते हैं और उनको पोषण प्रदान करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या तरल पदार्थ में लेकर के आते हैं, वीर्य निर्माण में ये दोनों के तरल स्त्राव है वो मदद करते हैं, ये जानकारी होगी। इसका काम क्या है, शुक्राणु को किसी भी तरीके से शुक्राशय तक पहुंचाना। वृषण कोष का काम क्या है, ये शरीर से बाहर होते हैं, तापमान कंट्रोल करते हैं, क्योंकि शरीर से कम तापमान के ऊपर शुक्राणु का उत्पादन होता है, इसलिए शरीर से बाहर होते हैं और इसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। वृषण का काम क्या है, टेस्टिस का काम क्या है, तो टेस्टिस का काम क्या है, तो टेस्टिस का इसका वर्क क्या है कि ये तो नरयुग्मक के रूप में स्पर्म बनाता है, साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वही हार्मोन लड़कों में भैयाओं में होने वाले जो यौनारंभ के समय जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जो हमारा अगला तंत्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो मादा जनन तंत्र या मां जनन तंत्र। चलिए अब हम क्या बढ़ते हैं, दूसरे तंत्र की तरफ बढ़ते हैं, जनन तंत्र के, जिसका नाम है मादा जनन तंत्र, जिसको हम मां जनन तंत्र की संज्ञा देते हैं। तो हमने क्या कर दिया जी, बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न रहा है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इनमें से किसी एक दो अंगों के ऊपर प्रकाश डालिए। तो चलिए हम क्या करते हैं जी, मादा जनन तंत्र के इस प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम क्या है, वो लैंगिक अंग का नाम है अंडाशय। ऐसा कैसा हमने प्रश्न उधर किया था कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है, तो वहां पर हमने नाम दिया था वृषण के रूप में, और यहाँ कौन आ रहा जी, अंडाशय। वहां पर वृषण का काम क्या था, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, तो अंडाशय का काम क्या होता है, मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा वहां पर जो हमने पढ़ा था कि वृषण जो है कोई अंतःस्रावी ग्रंथि का काम भी करती है, मतलब वो हार्मोन ही बनाती है, और वो हार्मोन का नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, लड़कों में जो परिवर्तन आते हैं 13 से 15 साल की उम्र में, जिसको यौवनारंभ की उम्र बोलते हैं, उसके परिवर्तन के लिए सबके लिए जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार अंडाशय में क्या करता है, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है, ये हार्मोन बनाती है। उस हार्मोन का नाम बता रहा हूं मैं, आप सुनेंगे हमेशा ढंग से ना। तो हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं 12, 13, 14 साल की उम्र के अंदर, उन सारे परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अंडाशय के दो ही कार्य क्या हुए, एक तो मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण करना और एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना, जो उनके अंदर यौवनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। प्रत्येक बंदा, प्रत्येक जिसका अस्तित्व इस प्रकृति के अंदर है, प्रत्येक मानव कभी ना कभी मां के अंडाशय में, तो प्रत्येक महीने में प्रत्येक माँ का अंडाशय, 2 अंडाशय होते हैं, जोड़ी अंडाशय होता है, तो प्रत्येक माँ प्रत्येक महीने के अंदर एक अंडाणु का निर्माण करता है। तो कभी न कभी हम ये अंडाणु के फॉर्म में आए होंगे। अंडाणु बनने के पश्चात वो कहाँ जाते हैं, अंडवाहिनी में जाते हैं। तो अंडवाहिनी क्या है, अंडवाहिनी क्या है, प्रत्येक अंडाशय से जुड़ी हुई एक लंबी नली होती है, जो क्या करती है, जिसमें से अंडाणु यहाँ प्रवेश करते हैं, और निषेचन जो होता है, ठीक है, आपका जो नीट हो या पहले जो पीएमटी के एग्जाम्स होते थे उसमें कई बार परीक्षण रहा है, ठीक है, जो उसका ऊंचा लेवल का परीक्षण रहा है,
क्या रहता है कि मानव में निषेचन की जगह कौन सी है? मानव में निषेचन की जगह होती है अंडवानी, जहाँ पर नरयुग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। इसका मतलब हम भी कभी नरयुग्मक और मादा युग्मक के रूप में हमारा संलयन हुआ होगा, हम कभी मिले होंगे तो इस फैलोपियन ट्यूब में मिले होंगे। तो अंडवानी का काम क्या है? अंडवानी का काम है एक तो निषेचन के लिए अनुकूल वातावरण देना, दूसरा ठीक है युग्मनज बनने के पश्चात वो गर्भाशय के अंदर उसको स्थापित करने का काम करती है। ये हो गया अंडवानी के बारे में। फिर चलते हैं मां के गर्भाशय के बारे में। दोनों अंडवाहिनियां मिलकर के फिर दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर के मिलकर एक थैलानुमा संरचना बनाती है, जिसको मां का गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, गर्भाशय बोलते हैं। जो युग्मनज बन जाता युग्मनज बनने के पश्चात, कोशिका बनने के पश्चात वो मां के भ्रूण में जाता है। तो भ्रूण में जाने के भ्रूण क्या मां के गर्भाशय में जाता है और फिर वो भ्रूण बनता है। तो उसका भ्रूण का विकास अगर कहीं होता है तो वो मां के गर्भ में होता है। मैं बीच में थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन बाकी क्या चीज है कि अब हम वो जगह जिसके अंदर हम 8-9 महीना यात्रा करके आते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है, युग्मनज से लेकर के एक शिशु तक के रूप में धारण करते हैं, वो होता है जनाब जी मां का गर्भाशय। तो अब एक चीज इसके बारे में एक चीज और जिक्र की है यहाँ पर, एक चीज होती है अपरा, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। जब हम इस मां के गर्भ में होते हैं तो तकरीबन 9 महीने हम अंदर से सांस कैसे लेते हैं, पोषण कैसे लेते हैं? तो वो पोषण लेते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से, जो हमारे यहाँ पर होती है, जिसको बोलते हैं हमारे सामान्य भाषा में, वो मां के गर्भ में दसी होती है और उसी के माध्यम से पोषण लेते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो फिर उस प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। तो ये अपरा और प्लेसेंटा क्या चीज है? ये बोर्ड का प्रश्न है। अपरा और प्लेसेंटा ठीक गर्भ मतलब क्या, ये जो गर्भाशय होता है उसमें भ्रूण और ठीक है उस गर्भाशय के बीच की कड़ी होती है जो इसके अंदर दसी होती है और पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। एक चीज आपको और बताते हैं आपको, जो हमने वहां पर एक प्रश्न पढ़ रहे थे आपको, यौवनारंभ के समय लड़कियों में जो परिवर्तन आते हैं तो एक लक्षण आया था, वो लक्षण था रजोधर्म। रजोधर्म प्रत्येक माँ का लक्षण है। उसके पहले बता दूं कैसे, ठीक है, प्रत्येक महीने में प्रत्येक अंडा से एक अंडाणु का निर्माण करता है और अंडाणु का निर्माण जैसे अंडाणु निर्माण होना शुरू होता है तो माँ का गर्भाशय तैयारी करता है। माँ का गर्भाशय तैयारी करके क्या करता है, उसकी जो भित्तियां होती है वो स्पंजी और मांसल हो जाती है। फिर जैसे ही वो अंडाणु यहाँ गया और निषेचन अगर नहीं होता, अगर वो किसके लिए तैयारी करता है कि अगर कोई युग्मनज आएगा तो उसमें भ्रूण बनेगा और भ्रूण का मुझे विकास करना है, इसके लिए गर्भाशय भी तैयारी करता है अंडाणु बनने के साथ साथ। अंडाणु बन करके अंडवानी में जाता है और अंडवानी में फिर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है, मतलब उसका निषेचन नहीं होता है, तो वो अंडाणु फिर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या हो जाती है कि वो जो गर्भाशय तैयारी करता है वो तैयारी क्या हो जाती है, वो दरी की दरी रह जाती है, तैयारी कुछ काम भी नहीं आती है। तो फिर वो क्या करता है, म्यूकस के रूप में, परत के रूप में टूटने लगता है, टूट करके योनि मार्ग के रूप में बाहर निकलने लगता है। ये जो लक्षण होता है उसको हम लोग बोलते हैं रजोधर्म बोलते हैं, महावारी बोलते हैं, रजोचक्र बोलते हैं। ये प्रत्येक माह का लक्षण होता है, जिसकी चर्चा में पहले ही किया था। ये गर्भाशय का काम समझ लीजिए, भ्रूण का विकास के रूप में काम करता है, दोनों अंडवाहियां मिलकर एक थैलानुमा स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं। फिर ये क्या चीज आती है, योनि के बारे में बताइए, ठीक है। ये भी मतलब मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक गर्भ के अंदर जो शिशु बनता है और फिर बनने के पश्चात अगर परिपक्व होने के पश्चात सारी अवस्थाओं से गुजरने के बाद जन्म लेता है, तो जन्म लेने के लिए नेचुरल अगर रूप से जन्म लेता है, तो नेचुरल ये क्या कहलाता है कि योनि क्या एक जन्म नाल है। नेचुरल रूप से जन्म जो होता है वो योनि मार्ग से होता है। अगर वाया ऑपरेशन करके नहीं ले रहे तो इसका मतलब हम योनि मार्ग से ही दुनिया के अंदर कदम रखे होंगे। हमने भी लिखा, तुमने भी लिखा, कभी लिखा होगा। दूसरा, यहाँ पर एक एसिड बनता है जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ये लैक्टिक एसिड जीवाणु को खत्म करने का काम करता है। तो अंडवानी का काम पूछ लिया जाए चित्र बना करके, गर्भाशय का काम पूछ लिया जाए चित्र बना करके, योनि का काम पूछ लिया जाए चित्र बना के, अंडाशय का काम पूछ लिया जाए चित्र बनाकर, तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। कई बार बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न रहा है, ठीक है। ऐसे पाठों को पढ़ाने में समझ में क्या होता है जी, बहुत से बच्चे के अटपटे से दिमाग के होते हैं। कभी कभार हमारे सामने अनुभव भी रहा, कभी कभार कोई पूछ लेता है कि जनाब योनि क्या चीज है, तो उसको फिर दृष्टिकोण से समझाना पड़ता है, चश्मा चयन करना पड़ता है, ठीक है। माँ पिता के लक्षण में बता करके चश्मा चयन करके पढ़ाना पड़ता है। और अटपटे उनका सीधा सटीक जवाब देकर के हम उनके बीच में जानकारी देते हैं कि भाई ये चीज हो जाता है, ठीक है। ये जन्मनाल है, ठीक है। जो आपका रजोस्राव के समय जो म्यूकस के रूप में, रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिकॉन, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, वो भी यहाँ होता है। गर्भाशय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें एक संरचना आ रही है जैसे अपरा के बारे में, ठीक है, जो भ्रूण होता है, ठीक है, जिसमें एक संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में जैसी होती है, जिससे पोषण प्राप्त करता है। ये पोषण प्राप्त करने वाली संरचना है प्लेसेंटा और अपरा, जिसका भी किताब जिक्र कर रखा। अंडवानी निषेचन के लिए वातावरण प्रदान करती है और निषेचित जो अंड होता है, युग्मनज होता है, उसको फिर वो आगे जाकर के, ठीक है, उसको वो भ्रूण के रूप में फिर उसमें स्थापित करने का काम भी करती है गर्भाशय के अंदर, ये काम भी होता है, ठीक है। और अंडाशय के दोनों काम हमको पता ही है जी। फिर क्या करते हैं, प्रजनन की कुछ अवस्थाओं की चर्चा करते हुए इस जनन तंत्र को हम आज यहीं खत्म करते हैं। देखिए, पहले आता है युग्मक जनन, ठीक है। तो एक तो होता है नर में, तो होता है वृषण, और मादा में होता है क्या बोलते हैं उसको, अंडाशय, ठीक है। तो नर में के वृषण और मादा के अंडाशय द्वारा
जो एक गुणित युग्मक बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको युग्मक जनन बोलते हैं। एक गुणित युग्मक बनने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है वो युग्मक जनन उसको कहा जाता है। अब युग्मक जनन में जो हमारा जो वृषण होता है और विषाणु के द्वारा जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको तो शुक्र जनन बोलेंगे, और अंडाशय में अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम अंड जनन बोलेंगे। फिर अब ये अवस्था देखिए निषेचन, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होकर के जो प्रक्रिया होती है उसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक में मादा युग्मक के संलयन से फिर युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये दूसरा प्रोसेस हो गया, युग्मक जनन हो ही गया, ठीक है। जो शुक्राणु बनते हैं वृषण के माध्यम से, अंडाणु बनते हैं अंडाशय के माध्यम से, तो ये दोनों एगुणित युग्मक होते हैं। ये एगुणित युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं सामने, युग्मक जनन बोलते हैं। फिर आया विदलन, जो निषेचित जो युग्मन होता है, युग्मन में फिर समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के पश्चात जो संरचना बनती है उसको ब्लास्टुला या विदलन के माध्यम से वो क्या बनता है, कोरक बोलते हैं, उसको कोरक कहते हैं। और वही कोरक अगर फिर माँ के गर्भाशय के अंदर स्थापित होने की जो प्रक्रिया है उसको भ्रूण का रोपण कहते हैं। और जब भ्रूण माँ के गर्भाशय में जाता है, माँ के गर्भाशय में जाता है और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है, अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात वो शिशु बन जाता है, और शिशु के रूप में फिर जन्म लेने की जो प्रक्रिया है ना उसको प्रसव बोलते हैं। तो प्रक्रिया समझ लीजिए, एगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया अंडाशय और अंडाशय के माध्यम से युग्मक जनन कहलाता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं जी, निषेचन बोलते हैं। विदलन क्या है कि एक निषेचन के पश्चात जो युग्मनज होता है, युग्मनज समसूत्री विभाजन के पश्चात जो संरचनाएं बनती हैं वो संरचनाएं क्या कहलाती है, कोरक कहलाती है, ब्लास्टुला कहलाती है। और वही कोरक वही विदलन वाली प्रक्रिया विदलन के बाद बनती है, और उसके बाद वो जो कोरक होता है तो वो क्या करता है, माँ के गर्भ में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको भ्रूण का रोपण बोला जाता है। और फिर माँ में जब भ्रूण विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरने के पश्चात शिशु के रूप में बनता है, और शिशु के रूप में फिर वो जन्म लेता है, वो जन्म लेने की जो प्रक्रिया उसको प्रसव कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा जी, आज हमने आपके बीच में क्या पढ़ाया जी, आज आपने आपके बीच में पढ़ाया कि एक नर जनन तंत्र और पिता जनन तंत्र के बारे में चर्चा किया, ऐसे तंत्रों के बारे में चर्चा किया जिसको मैंने नर जनन तंत्र से ज्यादा आपको कभी सुना भी होगा, मैंने बोलने के लहजे में बता दिया होगा आपको कि मैंने उसको पिता जनन तंत्र बोला कई बीच में 2-4 बार, और मतलब मादा जनन तंत्र को पढ़ाते समय मैंने उसको माँ जनन तंत्र की संज्ञा दे दी। अब आप समझ लीजिए कि भाई हमने जनन का प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं, कि वो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए कि नई नई संतान अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करेगा, ये प्रोसेस जनन कहलाता है। और हमने मानव जनन तंत्र पढ़ा, तो अब आप समझिए कि मानव में से आपने जब नर जनन तंत्र पढ़ा तो उसकी कहाँ समस्या हो सकती है कि वो अपनी जैसी संतान उत्पन्न नहीं करे, तो वो समस्या हो सकती है उसके वृषण में, उसकी शुक्रवाणी में, उसके शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि में। वृषण में शुक्राणु बने ही नहीं, या शुक्राणु बना तो शुक्रवाणी ब्लॉकेज है, या शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियां उसको पोषण दे ही नहीं पा रहे हैं, उसको गति ऊर्जा प्रदान करने के लिए तरल पदार्थ दे ही नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ी जंजर रह सकती है। एक मां में क्या समस्या हो सकती है, एक मां में क्या समस्या होती है, या तो अंडाशय में अंडाणु नहीं बन रहे, या उसकी फेलोपियन ट्यूब अंडवानी काम नहीं कर रही है, या माँ के गर्भाशय में जाड़े बने हुए, माँ का गर्भाशय ढंग का सिस्टम नहीं है, वो परिपक्व नहीं कर पा रहा, तो ये आपको स्ट्रक्चर मिली। तो ये जो जानकारी जिस दृष्टिकोण से जिस नजरिए से मिलती है आपको उस नजरिए से लेनी चाहिए, इसको अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। इसको अटपटे नजरिए से अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। आप ही नहीं पढ़ रहे, 13-14 लाख की एक संख्या होती है जो राजस्थान के अंदर 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ाई करते हैं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल कर करके एक परिपक्वता लाने के लिए ऐसी जानकारी हमको दी जाती है। तो उसको जानकारी की दृष्टि से देखिए, आपको बढ़िया बोर्ड में प्रश्न मिले तो बोर्ड में आप उसका उत्तर देख करके आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। कोई भी नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र का चित्र पूछा जाए तो आप चित्र बनाने के बाद अगर कोई अंगों के बारे में पूछा जाए तो आप ऐसा जानकारी आराम से दे सकते हैं। आप जरूर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। मैं नारायण लाल खारोड, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।